स्वागत है आप लोग का एडवांस सीरीज के इस सेवेंथ पार्ट में, सेवेंथ लेक्चर में। जो लोग आज नए हो, एक ही लोग, दो लोग न्यू हो, तो L1 से L6 तक देख लीजिएगा। L1, 2, 3 में हम लोगों ने काइनेमेटिक्स किया था, काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस थे उसमें। L2 में मैंने लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन रिवाइज करवाया था, सॉरी L4, 5 और 6 में हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी पे सवाल किए थे। आज का जो लेक्चर है इसमें हमें वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन इसको रिवाइज करना है, इस पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे। और आज से हम लोग एक नया इनिशिएटिव भी शुरू कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर के दो हिस्से होंगे। शुरुआत में हम लोग ये पढ़ेंगे और जो सेकंड भाग होगा लेक्चर का उसमें हम लोग एसएस क्रोटोव की एक बुक आती है जो मैं लेकर आया। इस बुक का नाम है साइंस फॉर एवरीवन, एप्टीट्यूड टेस्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स, एसएस क्रोटोव। इसमें 250 क्वेश्चंस हैं, 250 क्वेश्चंस पूरे बुक में, बस 250 क्वेश्चन है और ये पूरे फिजिक्स के 250 क्वेश्चन है। आज से पहले हम इन जनरल एसएस क्रोटोव या एरोडोव के कुछ जो गिने चुने क्वेश्चंस होते थे वही कराते थे। कभी ये नहीं सोचे इनिशिएटिव लेने का कि एक एक क्वेश्चंस को मैं भी बनाऊं और जो मुझे लगे कि आपके लिए रिलेवेंट है वो आपको भी बनवा दिया जाए। आज से पहले कभी नहीं सोचे थे, लेकिन ऐसा अचानक से क्या हृदय परिवर्तन हो गया कि हम भाई बनाने का सोच लिया। हालांकि ये जे एडवांस के लिए है भी नहीं, प्रिस्क्राइब भी नहीं है, फिर भी ऐसा क्या लॉजिक है कि आज हम ये शुरू कर रहे हैं। हो सकता है कुछ दिन में एरोडोव के भी आपको करें। एसएस क्रोटोव से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि इसमें 250 क्वेश्चंस के आसपास है, तो मुझे लगता है कि इजीली हम लोग सारे क्वेश्चंस जो भी आपके सिलेबस के अंदर होंगे, एडवांस के सिलेबस के अंदर, उसको हम लोग कर पाएंगे। एरोडोव में मोर देन 1800 क्वेश्चंस हैं, तो 1800 क्वेश्चंस कर पाना शायद एक एक क्वेश्चन पॉसिबल ना हो, तो उसके बेस्ट क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे। दूसरी बात है कि 250 क्वेश्चन पूरा हो जाए तो एक कॉन्फिडेंस भी जनरेट होता है। और तीसरी बात यह है, जो रीजन है मेरे इस बुक को चूज करने का और आज शुरुआत करने का इसका, मैं जब इस बार का जे एडवांस 2020 के क्वेश्चन से जा रहा था, इस बार जो 2020 के क्वेश्चंस थे, तो मुझे ये एहसास हुआ कि एग्जामिनेशन हॉल में इस बार का, आपको पता है फिजिक्स का पेपर बहुत टफ था। पिछले 15 साल में इतना टफ पेपर कभी नहीं आया था। ये बच्चों का आउटपुट था। बच्चे जब एग्जाम देके निकले, ऋषि था, अभिषेक भी था, सब लोग बोले कि सर बहुत टफ था पेपर, फिजिक्स तो बहुत ही टफ था। अब एज ए टीचर जब हम लोग देखते हैं तो थोड़ा सा आसान लगता है, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम पिछले 2-3 दिनों में सोचे कि बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए। एक ही पेपर होता है एडवांस का, मतलब एक ही सेट बनता है। पेपर मतलब पेपर तो 2 होते हैं लेकिन सेट एक ही बनता है। और सीरियल वाइज हम शुरू किए क्वेश्चन सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। पहले 7 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको सॉल्व कर पाना बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मुश्किल था। वो सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा अभी क्लास में, लेकिन एज ए स्टूडेंट वो 7 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको आपको छोड़ के आना था। 18 में से 10 बनाने थे, 10 बनने लायक थे जो एग्जाम में बन जाता आपसे, बाकी वो 8 छोड़ने लायक थे। उस गिवन टाइम में शायद ना बन पाए, या अगर आप वैसा उतना बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है तो ही बन पाता हो। बाकी पीछे वाले 10 आसान थे। अब दिक्कत यह है कि क्वेश्चन कैसा होता है, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है, तो आपके स्क्रीन पर सिर्फ एक ही सवाल दिखता है। अगर पेपर ऑफलाइन होता ना, पेपर सामने होता आपके, तो शायद मैं ये इनिशिएटिव ना लेता। ऑफलाइन पेपर है, आप पढ़ के आगे बढ़ सकते हो, एक बार सचली निगाह सारा क्वेश्चन देख सकते हो। ऑनलाइन में ये दिक्कत है, आप नहीं देख सकते, आपको एक स्क्रीन पे एक ही क्वेश्चन दिखता है। अब आप एडवांस का एग्जाम देने बैठे हो, सोचिए उस मन स्थिति को समझिए, उस मेंटलिटी को। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आपको पता है कि आप एडवांस का एग्जाम देने बैठे हो, तो क्वेश्चन हलवा तो होगा नहीं, क्वेश्चन में दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। तो आप पहला क्वेश्चन में कुछ भी ना करके तो 3 से 4 मिनट देंगे ही देंगे, है ना, मिनिमम। अब जब 3 से 4 मिनट दे दिए, तब आपको एहसास हुआ कि नहीं ये मेरे से नहीं बन रहा है, फिर अगला क्वेश्चन पे गए।
उसमें मैं ऑन एन एवरेज मान के चलो तो 3 से 4 क्वेश्चन तो आप देंगे ही टाइम, वो भी नहीं हुआ। एंड सो ऑन। आप जब तक आप 7वें 8वें क्वेश्चन तक पहुंचेंगे आपके दिमाग की क्या हालत हो चुकी होगी। और 8वां क्वेश्चन लिटरली बहुत आसान था, मतलब जो 7 थे वो लिटरली बहुत टफ थे, एज ए स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूं। और बाकी जो 10 क्वेश्चन थे वो लिटरली बहुत आसान थे। थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन था, बहुत आसान था, करेंगे थर्मो वाले पेपर में हम लोग। तो आप समझ पा रहे हैं कि उस 8वें क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते आपका माइंड पूरा, आप हार चुके होंगे हिम्मत। आप सोचिए हर क्वेश्चन में अगर मैं 4 मिनट का भी एवरेज मान के चलूं, हाँ आ जाओ जल्दी आ जाओ, हर क्वेश्चन में अगर मैं 4 मिनट का भी एवरेज मान के चलूं तो आप ऑलमोस्ट 32 मिनट अपना बर्बाद कर चुके होंगे, 32 मिनट्स। अब आधे घंटे आप पेपर दे चुके एडवांस का, और आपकी स्थिति ये है कि आपने एक आध क्वेश्चन गलती से सही कर लिया है। आधा घंटा और फिजिक्स का आपको देना है, क्या स्थिति रही होगी आपको। और हो सकता है आपने पहले केमिस्ट्री शुरू किया हो, फिर फिजिक्स, मैथ्स अभी आने वाला है ना, तो आप तो हिम्मत हार गए ऐसे ही। इसीलिए इससे दिक्कत किसको होगा ना, उन बच्चों को जिनका सिलेक्शन हो सकता है, होगा, लेकिन उनका रैंक पीछे हो जाता है। तो ये जो सीरीज है, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, हालांकि इसमें कुछ क्वेश्चंस आसान भी हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान है, मतलब लेवल नॉर्मल है, लेकिन इनमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं ये उनको फायदे देंगे, ये उनके थिंकिंग को बढ़ाएंगे जिनका सिलेक्शन होने वाला है, सिलेक्शन होगा भी, रैंक आपकी 1500 के आसपास भी रहेगी, लेकिन इन थिंकिंग के बदौलत आप एग्जाम में एक आध दो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करके आ पाएंगे, जिसकी वजह से आपका रैंक 1500 की जगह अंडर 100 या अंडर 50 हो सकता है। और इसलिए ये सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो जो लोग नए आए हैं, बस बात इतनी हुई है कि आज हम लोग 2 पार्ट में लेक्चर करेंगे। पहले हम लोग वर्क, पावर, एनर्जी और सर्कुलर मोशन पे करेंगे सवाल, उसको रिवाइज करेंगे, और फिर हम लोग एसएस क्रोटोव का सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये हृदय परिवर्तन क्यों हुआ, आप रिकॉर्डिंग्स पे देख लें, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करते हैं सर्कुलर मोशन से। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो सर्कुलर मोशन में है वो आपको याद रखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन लिखना। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन लिखना आपको आना चाहिए। अच्छा, आप लोग सब नाश्ता करके आए ना, एनर्जेटिक नहीं दिख रहे आप लोग। कि मुझे ये एहसास होना चाहिए कि मैं बच्चों को ही पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं कि बेंच उंच खाली हो। सर गुड मॉर्निंग बोलो सब लोग। चलिए ठीक है, एनर्जी है, थोड़ा बहुत है, लेकिन लगे कि आप लोग यंग हैं, 16-17 साल की उम्र है, ऐसा ना लगे कि 50 साल के बुड्ढे को पढ़ा रहा हूँ। आप प्रिंस 16 साल के नहीं, 17 हो गया, 19 हो गया। चलिए, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन इस पूरे टॉपिक का, सर्कुलर मोशन का थीम है। और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन क्या कहता है कि नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर लिखिए, और वो किसके बराबर होगा, mv² बाय r के बराबर, या यही होगा m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर, ठीक है। इसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन कहते हैं। 2-3 बातें। सबसे पहला कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, इट इज नॉट अ न्यू फोर्स। कोई नया फोर्स नहीं होता है। जितना फोर्स हम लोग पूरे फिजिक्स में पढ़ते हैं, पूरे फिजिक्स में 10 फोर्स है, 10 फोर्सेस में वह फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है, या नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है, उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ये कोई नया नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक मस्ट नेसेसरी फोर्स है। ये क्या है, मस्ट नेसेसरी फोर्स है। आपको मेरा अंग्रेजी वीक जरूर लगता होगा, लेकिन आप मेरे भावनाओं को समझिए। मस्ट नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब होता है जरूरत, मस्ट नेसेसरी मतलब निहायत जरूरत, मतलब इसके बिना हो ही नहीं सकता। मतलब अगर कहीं भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होना जरूरी है, ये बहुत मायने रखता है, ठीक। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, एकदम जरूरी फोर्स है। अब आपके मन में एक होता होगा, सर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है। तो मैंने आपको लेक्चर सीरीज में बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई फोर्स है ही नहीं, ये एक स्यूडो फोर्स है। तो मैं एक एग्जांपल से आपको सिखा दे रहा हूं
ठीक है, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेशन कैसे लिखते हैं और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन कैसे लिखते हैं, दोनों सेम ही है, दोनों में फर्क नहीं है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स में अंतर क्या है, इसको हम लोग एक सवाल से समझते हैं। तो आप ये लिख लीजिए और एक क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए। सवाल ये है कि ये एक टेबल है, इस टेबल पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, सॉरी एक पार्टिकल रखा हुआ है, इसका मास स्मॉल m है। एक धागे से एक स्ट्रिंग है, ये इस टेबल में पास कर रहा है और इधर से एक लटका हुआ है ब्लॉक जिसका मास कैपिटल M है। ये जो सरफेस है इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है। आपसे पूछा गया कि ये जो पार्टिकल है इसको कितना मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड दे ताकि ये जो ब्लॉक है वो रुका रहे, ये ब्लॉक ऊपर नीचे ना करे। जब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा और ये पार्टिकल किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो मैक्सिमम स्पीड कितना होगा और मिनिमम स्पीड कितना होगा। पहले आप लोग ट्राई कीजिए खुद से जितना आपको याद है, फिर मैं आपको दोनों इक्वेशन लिख के सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेशन लिख के दिखाऊंगा और दोनों में क्या फर्क है वो समझाऊंगा। ट्राई कीजिए, 5 मिनट का समय आपके पास। चलिए तो हम लोग डिस्कशन पे आ जाते हैं इसका। देखिए पहले हम लोग नॉर्मल सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन लिख के देखते हैं, फिर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेशन से समझेंगे। सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीका एक ही है, दोनों में फर्क नहीं है, खाली कहने का नजरिया अलग होता है, वो जरा समझेंगे हम लोग। अच्छा यहाँ v के जगह ओमेगा भी पूछा जा सकता था। अगर v पूछा है तो हम लोग mv² लेंगे, अगर ओमेगा पूछा है तो m ओमेगा² लेंगे, और r ये रेडियस है, ये दिया हुआ था, इसी के फॉर्म में आंसर आना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशंस चलते हैं इस वाले मेथड से। ठीक, तो हम कहेंगे आप इमेजिन करो कि मिनिमम वेलोसिटी है इस पार्टिकल का, मिनिमम वेलोसिटी मतलब बहुत कम वेलोसिटी, आप 0 मान लो, समझने के लिए आप क्या मान लो, 0। अगर इस पार्टिकल का वेलोसिटी में 0 पूरा मान लूं तो ये पार्टिकल किधर जाना चाहेगा, किधर जाना चाहेगा, सोचो ये पार्टिकल एकदम 0 वेलोसिटी का, सिर्फ रखा हुआ है ये पार्टिकल और इधर एक ब्लॉक बंधा हुआ है, तो क्या होगा, ये ब्लॉक नीचे जाएगा, ये पार्टिकल इधर जाएगा। मतलब इस ब्लॉक का स्लिपिंग टेंडेंसी किधर होगा, अंदर की तरफ, फ्रिक्शन किधर लगेगा, बाहर की तरफ। तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए इस तरह से आप फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकाल लेंगे। सो मिनिमम वेलोसिटी के लिए मैंने क्या कहा कि ये पार्टिकल का स्लिपिंग टेंडेंसी अंदर होगा, फ्रिक्शन बाहर लगेगा, तो इस पर फ्रिक्शन इधर लगेगा। इसका अगर हम लोग FBD बनाएं तो इसका वेट mg नीचे लगेगा, इसका वेट mg नीचे लगेगा, डॉटेड से दिखाते हैं, इस पर नॉर्मल ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन बाहर लगेगा मिनिमम वेलोसिटी के लिए, जो कि कितना होगा म्यू इंटू n, और n कितना है mg, और ये टेंशन T, क्योंकि मिनिमम या मैक्सिमम केस में फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है। अब देखिएगा ध्यान से, जब भी हम लोग सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो 3 एक्सिस लेना होता है। कितने एक्सिस लेने होते हैं, 3।
पहला एक्सिस जो हम लोग लेते हैं वो होता है रेडियल एक्सिस। पहला एक्सिस क्या होता है? रेडियल एक्सिस। ये है रेडियल एक्सिस। दूसरा जो एक्सिस होता है वो होता है टेंजेंशियल एक्सिस। दूसरा एक्सिस होता है टेंजेंशियल एक्सिस। ये देखिए, ये वाला जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस है टेंजेंशियल एक्सिस। थोड़ा सा और ये थोड़ा सा पैरेलल नहीं दिख रहा है इसके, इसके पैरेलल होगा ये कौन सा एक्सिस है? टेंजेंशियल एक्सिस। और ये जो तीसरा एक्सिस है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। और आपको ये ध्यान में रखना है कि इस तीनों एक्सिस में आपको इक्वेशन लिखना होता है। पहला इस एक्सिस में इक्वेशन लिखते हैं, एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन में हमेशा नेट फोर्स 0 होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन। कैसा भी सर्कुलर मोशन हो, इस वाले एक्सिस में नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। दूसरा जो रेडियल एक्सिस है, रेडियल एक्सिस में आप हमेशा लिखेंगे एफ नेट टुवर्ड्स सेंटर, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन जो हम लोग लिखते हैं वो कौन से एक्सिस में लिखते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? रेडियल एक्सिस में। अब बात आई इस टेंजेंशियल एक्सिस की। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन बना दिया, लेकिन इतनी बातों पे सोचा नहीं, ध्यान नहीं दिया, या इतनी बातों को याद नहीं किया, रिकॉल नहीं किया। इन बातों को ही याद करवाना मेरा पर्पस है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन ऐसे तो है नहीं, एग्जाम में ऐसे ही कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल पूछे जाएंगे। तो ये टेंजेंशियल एक्सिस है। टेंजेंशियल एक्सिस में दो केस हो सकता है, नेट फोर्स 0 भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो पहला केस होगा नेट फोर्स 0, पहला केस होगा नेट फोर्स 0 टेंजेंशियल में। ऐसा कब होगा? जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो मतलब स्पीड क्या हो उसमें? कांस्टेंट हो। स्पीड कांस्टेंट हो तब ऐसा होगा। लेकिन अगर वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, NUCM है, तब आप इधर टेंजेंशियल फोर्स इक्वेशन लिखेंगे। इधर में भी आपको एक फोर्स दिखेगा, अभी हम लोग एक सवाल करेंगे उसमें मिलेगा, और वो टेंजेंशियल फोर्स होगा मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मास इनटू, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है r अल्फा। कितना होता है? अल्फा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन जो कि बेसिकली कितना होता है? अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी टी। डी ओमेगा बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड। तो ये होता है टेंजेंशियल फोर्स इक्वेशन, इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स इक्वेशन। ये हमेशा नहीं लिखते हैं, ये कब लिखते हैं? जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, तब हम लोग ये टेंजेंशियल फोर्स इक्वेशन लिखते हैं। अब कैसे पता करेंगे कि यूसीएम है कि NUCM है? अगर वेलोसिटी को छोड़ करके अल्फा के बारे में कुछ नहीं कहा है तो हम लोग मान लेंगे कि वो यूसीएम है। अल्फा अगर नहीं दिया हुआ मान लीजिए तो आप क्या मानेंगे? यूसीएम है। अगर अल्फा दिया हुआ है तो आप NUCM मान के सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए अब इक्वेशन लिखते हैं। अब तो इक्वेशन लिखना आसान है। तो हम लोगों ने देख लिया था कि पहले किसके केस कर रहे थे? मिनिमम वेलोसिटी के लिए। मिनिमम वेलोसिटी के लिए इसका स्लिपिंग टेंडेंसी अंदर की तरफ होगा, फ्रिक्शन बाहर की तरफ जाएगा। स्लिपिंग टेंडेंसी अंदर तो फ्रिक्शन बाहर, और कितना? म्यू इनटू n होता है, n का वैल्यू mg। अब जो इक्वेशन लिखेंगे हम लोग रेडियल डायरेक्शन में, इसी को सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन कहते हैं। क्या लिखेंगे बताइए हम लोग? नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, ये रहा नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, क्या होगा? T माइनस म्यू mg। और अगर इसका FPD बना लें तो ये ब्लॉक तो इक्विलिब्रियम में है, तो इस पे टेंशन T ऊपर, mg नीचे, तो T इज इक्वल्स टू ये mg हो गया। तो क्या लिख देंगे इक्वेशन? T की जगह mg माइनस म्यू mg इज इक्वल्स टू mv मिनिमम का स्क्वायर बाय r। बस हो गया। r को इधर भेज दीजिए, m से डिवाइड कर दीजिए,
तो कैपिटल M बाय स्मॉल m माइनस म्यू इंटू जी बाय आर इज इक्वल्स टू वी मिनिमम का स्क्वायर, तो इधर के रूट हो गया। और मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए फॉर वी मैक्स अगर बात करेंगे तो इस पार्टिकल पर टेंशन इधर लगेगा, जो पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में। और फ्रिक्शन की बात करें तो सोचिए जरा, अगर आप बहुत तेजी से साइकिल चलाते हुए एकदम सर्कुलर टर्न लें तो आप किधर फेंकाओगे? मतलब कोई पार्टिकल जब बहुत तेजी से सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है तो उसका स्लिपिंग टेंडेंसी बाहर की तरफ होता है, तो फ्रिक्शन किधर लगता है? अंदर। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए फ्रिक्शन अंदर लगेगा म्यू mg के बराबर। तब सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन क्या लिखेंगे? सेंटर की तरफ फोर्स T प्लस म्यू mg, और T का वैल्यू तो कैपिटल mg है, इज इक्वल्स टू m v max स्क्वायर बाय r। ठीक है, तो यहां से v max आ जाएगा कैपिटल M बाय स्मॉल m प्लस म्यू, यहां r होगा ना मल्टीप्लाई में, ठीक है। क्लियर? आप चीजों को समझ पा रहे हैं? ये हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेशन क्या होता है? देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एक स्यूडो फोर्स है। सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? एक स्यूडो फोर्स है। जैसे आपको याद हो स्यूडो फोर्स क्या होता था? वह फोर्स जब कोई पार्टिकल या जब कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सलेट कर रहा हो, वहां से देखा जाए, तब हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाने के लिए जो फोर्स लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्यूडो फोर्स। वो रख लीजिए आप, स्यूडो फोर्स। ठीक है, स्यूडो फोर्स तब लगाते हैं जब किसी सिस्टम को हम लोग एक्सलेटिंग फ्रेम से देखें। कोई सिस्टम एक्सलेट कर रहा है, उससे अगर हम लोग देखें तो कौन सा फोर्स लगा देते हैं? स्यूडो फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी सर्कुलर मोशन का स्यूडो फोर्स है, और ये तब लगाते हैं जब जो पार्टिकल है वही ऑब्जर्वर है। जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है वही अगर खुद को अपने मोशन को ऑब्जर्व करे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कब आएगी? व्हेन पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन is observer, is observer। जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है वही पार्टिकल अगर ऑब्जर्वर है, तब आप किसकी बात करेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अगर वही पार्टिकल जो खुद सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है और अगर वही ऑब्जर्वर है, तो वो क्या कहेगा कि मैं मूव कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? तो पार्टिकल खुद के मोशन को एनालाइज कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसका मतलब the particle will be in equilibrium. The particle will be in equilibrium with respect to itself. With respect to itself. खुद के रेस्पेक्ट में वो किस में है? इक्विलिब्रियम में। तब आपको देखिए, क्योंकि वो पार्टिकल खुद घूम रहा है तो वो एक्सलेट कर रहा है, उसका वेलोसिटी तो चेंज कर रहा है ना, तो वो क्या कर रहा है? एक्सलेट कर रहा है। वो क्या कर रहा है? उसका एक्सलेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन उसी कहते हैं, सेंटर की तरफ एक्सलेशन। ये जो लिखते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन, ये मास इनटू v स्क्वायर बाय r क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सलेशन है, और वो सेंटर की तरफ होता है, इसलिए फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलेशन, और जिधर फोर्स उधर ही एक्सलेशन। क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सलेशन सेंटर की तरफ होता है, इसलिए फोर्स भी सेंटर की तरफ लगना चाहिए, तभी सर्कुलर मोशन हो सकता है। तो जब ये पार्टिकल मोशन को ऑब्जर्व करेगा तो ये पार्टिकल क्या कहेगा? मैं रुका हुआ हूं। और अगर ये पार्टिकल खुद में रुका हुआ है, ठीक है, तो ये एक्सलेट भी कर रहा है, ग्राउंड के एस्पेक्ट में क्या कर रहा है? एक्सलेट कर रहा है। तो अगर ये रेफरेंस इसको मान लिया जाए तो ये रेफरेंस कैसा रेफरेंस है? नॉन इनर्शियल है। तो आप एक स्यूडो फोर्स लाएंगे। स्यूडो फोर्स कितना होता है याद करो? मास इनटू एक्सलेशन ऑफ द फ्रेम, और ऑपोजिट लगता है फ्रेम के, तो इसी का मास m इनटू इसी का एक्सलेशन। तो इसका एक्सलेशन किधर था? अंदर। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन के तहत एक्सलेशन इसका अंदर था, स्यूडो फोर्स के तहत उस पर स्यूडो फोर्स किधर लगाएंगे? बाहर। कितना?
m इंटू a सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सलेशन, और वो कितना होगा, मतलब mv स्क्वायर बाय r, उस पर बाहर फोर्स लगा दीजिए, और तब उस पार्टिकल को क्या कहेंगे, रुका हुआ कहेंगे। मतलब अगर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेशन लिख के सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं, इस पार्टिकल का एफबीडी बनाएंगे, तो आप इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगाएंगे, कितना, mv स्क्वायर बाय r, टेंशन इधर लगाएंगे। अब इसको देख करके आप फ्रिक्शन लगा सकते हैं। सोचिए अगर v बहुत कम होगा, अगर v बहुत कम होगा तो ये टर्म बहुत कम होगा, ये t ज्यादा होगा, तो स्लिपिंग टेंडेंसी इधर होगा, तो फ्रिक्शन बाहर लगेगा। तो फ्रिक्शन बाहर लगेगा जब ये वेलोसिटी मिनिमम होगा, और यही पार्टिकल देख रहा है, ये पार्टिकल क्या कहेगा, मैं इक्विलिब्रियम में हूं, रुका हुआ हूं, मतलब नेट फोर्स जीरो, जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर। मतलब जब हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेशन लिखते हैं तो बेसिकली हम लोग फोर्स बैलेंस का इक्वेशन लिखते हैं। हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेशन लिखते हैं तो बेसिकली क्या लिखते हैं, फोर्स बैलेंस का इक्वेशन लिखते हैं। और जब हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन लिखते हैं तो बेसिकली सर्कुलर मोशन का इक्वेशन होता है। एक ही बात है दोनों, लेकिन कहने का लहजा अलग है, समझ गए। सर्कुलर मोशन में इन जनरल जब तक जरूरत ना पड़े हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेशन का ही लिखेंगे, कोई फायदा होना चाहिए था, फायदा ज्यादा वो दिखता नहीं है। कई बार एक आध केस में अगर कभी दिखेगा तो हम लोग यूज करेंगे, जनरली सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन से हमारा काम चल जाएगा। क्या इतने बात में किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या, पक्का? अगर ये बात क्लियर हो तो फिर हम लोग आगे बढ़े। एक क्वेश्चन मैं NUCM पे करा दूं, ठीक है, फिर हम लोग वर्टिकल सर्कल पे आ जाएंगे जो कि वर्क पर एनर्जी का पार्ट है। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए एक सवाल हम लोग और करते हैं, वो NUCM का होगा। अच्छा मैं बता दे रहा हूं NUCM है, इसलिए मत सॉल्व करिएगा NUCM से, आपको खुद में समझ में आना चाहिए कि NUCM का है, ठीक है। और जिस क्वेश्चन के साथ मैं सितारा बना दूं उस क्वेश्चन को अच्छे से करना है, समझ गए। तो ये देखिए एक फैन है, ये आपके क्लास नोट्स में भी कराया गया था। ये फैन है, पंखा देखे आप लोग ना, सीलिंग फैन, देख लो, नहीं दिखे हो कोई तो इधर में लटका हुआ है, और ये इस फैन का ब्लेड है। आपको समझ में आ रहा है ये क्या बना हुआ है? मैंने जान करके थोड़ा 3D टाइप लुक दिया है क्योंकि एग्जाम में भी ऐसा ही दिखा जाएगा, और जैसे ही बच्चा देखता है तो फिर वो सोचता है ये भगवान, ये माता रानी है ना। और इस ब्लॉक और का मास m है, ब्लॉक और इस ब्लेड के बीच का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो म्यू है। ब्लॉक और ब्लेड के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है, म्यू है। अब पंखा स्टार्ट कर दिए, पंखे को क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए। तो स्टार्ट किए मतलब इसका इनिशियल एंगुलर स्पीड क्या है, 0 है। अब ये स्पीड अप होगा मतलब इसके पास एक एक्सलेशन है अल्फा, जो कि कांस्टेंट एंगुलर एक्सलेशन है, जो क्या है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सलेशन, जिसकी वजह से इसका स्पीड बढ़ेगा, जिसकी वजह से इस पर इसका स्पीड बढ़ेगा। तो आपको बताना है वह स्पीड ओमेगा कितना होगा एट विच ब्लॉक will start slipping over the blade, slipping over the blade of fan।
ठीक है, और इस ब्लॉक का इस फैन से जो डिस्टेंस है वो L है, मतलब इसके सेंटर से डिस्टेंस L है। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है कि NUCM का सवाल है? फील कर पा रहे हो? कैसे फील किए? अल्फा देख के, अल्फा देख के फीलिंग आ गया कि ये NUCM का सवाल है, ठीक है। और ये सर्कुलर मोशन का सवाल है, ये फील हो रहा है? पंखा घूमता है तो ब्लॉक भी सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, सर्कुलर मोशन और रोटेशन में क्या फर्क है? रोटेशन में ट्रांसलेशन भी होता है, और आगे भी जाता है, वो रोलिंग होता है। मैं रोटेशन और सर्कुलर मोशन में फर्क पूछ रहा हूँ। जैसे सर्कुलर मोशन और रोटेशन में ये फर्क है। अगर हम लोग इस ब्लॉक के मोशन को स्टडी कर रहे हैं तो ब्लॉक को मैं एक पार्टिकल मान रहा हूं, जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, इसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल का सर्कुलेशन ऑब्जर्व करते हैं, रोटेशन में पूरे के पूरे बॉडी के सर्कुलेशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर मैं पंखे के मोशन को ऑब्जर्व करता तो वो रोटेशन होता। रोटेशन में सिस्टम ऑफ पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल जिनकी दूरी अलग अलग है, उसके मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ये फर्क है। ट्राई कीजिए सब लोग, 5 मिनट का समय आपके पास। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और पार्ट है कि ऑल्सो फाइंड द टाइम एट विच दिस हैपेंस। ये टाइम भी बता करना है, इस पे ये हो रहा है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आपको तीनों एक्सिस का ज्ञान होना चाहिए। ये यू करके सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा ना, तो मैं बस थोड़ा सा यहां दिखा दे रहा हूं। अब देखिए, हम लोग 3 एक्सिस पहले बना लेते हैं। पहला एक्सिस तो इस मोशन के परपेंडिकुलर, सर्कुलर मोशन का प्लेन ये होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे मोशन होगा, ठीक है, इमेजिन कर पा रहा है। इसके परपेंडिकुलर ये वाले, इधर में अपना mg लगेगा और इधर में ही अपना नॉर्मल लगेगा। और ये कौन सा एक्सिस है? एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मोशन। दिस इज द एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मोशन। और इसमें मैंने क्या बताया था? इसमें हमेशा नेट फोर्स 0 होता है। इसमें नेट फोर्स हमेशा 0 होता है, जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? mg। ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा था रेडियल एक्सिस, ये रहा रेडियल एक्सिस। और तीसरा था टेंजेंशियल एक्सिस। आपको ये ध्यान रहे कि यहां पर इस टेंजेंशियल एक्सिस का बहुत महत्व है। ये टेंजेंशियल एक्सिस, क्योंकि यहां पर ये NUCM एग्जीक्यूट कर रहा है, अल्फा है, तो एक टेंजेंशियल फोर्स भी होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई इसको सर्कुलर मोशन करवाने के लिए एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो और दूसरा टेंजेंशियल फोर्स भी हो NUCM के लिए। और यहां पर कितने फोर्स लग सकते हैं? तो एक mg लगना था, लग गया। नॉर्मल लगना था, लग गया। टेंशन लग नहीं सकता, स्प्रिंग फोर्स लग नहीं सकता, बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक वो सब तो कुछ है ही नहीं। एक बचा है फ्रिक्शन, एक बचा है अकेला फ्रिक्शन। बता क्या क्या करे? फ्रिक्शन बोलेगा मैं इतना सुंदर हूं, मैं क्या करूं, है ना? तो फिर हम लोग कहेंगे अच्छा एक काम करो, तुम बीच में लग जाओ, तुम इस रेडियल और टेंजेंशियल के बीच में, बीच मतलब एग्जैक्ट मिडिल नहीं, किसी एंगल पे। मैं थोड़ा सा यहां दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये रेडियल है और ये वाला लाइन टेंजेंशियल का है, तो तुम जो फ्रिक्शन इधर पे लग जाओ, ऐसे करिए कुछ। कितना? म्यू mg, या अभी म्यू mg नहीं लिखते, अभी एफ ही लिखते हैं। जिसका ये वाले रेडियल वाले ऐसे एंगल कितना मान लेते हैं? थीटा। तो एफ में का इधर में कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा। और इधर में तो ये एफ कॉस थीटा जो है वो रेडियल फोर्स हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा।
और वो किसके बराबर हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर l के बराबर। दूसरा इक्वेशन ये, और ये वाला जो फोर्स है F sin थीटा वो किसका काम करेगा, टेंजेंशियल फोर्स का, जो कितना हो जाएगा m इंटू टेंजेंशियल एक्सलेशन। टेंजेंशियल फोर्स इक्वेशन क्या बताए थे, टेंजेंशियल फोर्स इंटू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सलेशन AT, और वो क्या था r इंटू अल्फा, मतलब r इंटू सॉरी तो l इंटू अल्फा। ये तीसरा इक्वेशन हो गया। और चौथा इक्वेशन ये होगा, ये जो ओमेगा होता है वो होता है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, यहां पे ओमेगा नॉट क्या है, 0। जो तीन इक्वेशन काइनेमेटिक्स में हमने पढ़े हैं, नॉर्मल काइनेमेटिक्स में, सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स में भी वही तीन इक्वेशन लगते हैं। ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा मतलब कितना एंगल को वो कवर किया, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और तीसरा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा टी। तो यहां से ओमेगा का वैल्यू हो गया अल्फा टी। इन चार इक्वेशन से हम लोग को इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग ये कहेंगे कि ये ब्लॉक, अच्छा हमसे सवाल क्या पूछा है कि ये ब्लॉक कब स्लिप करने लगेगा, तो ये कब स्लिप कर जाएगा या ये कब तक रुका रहेगा, हम लोग ये जान सकते हैं कब तक रुका रहेगा। द ब्लॉक विल नॉट स्लाइड, मतलब रुका रहने का मतलब स्लाइड कब तक नहीं करेगा, जब तक फ्रिक्शन अपने औकात में रहे, म्यू एम जी से कम रहे, इतना ही इसका औकात होता है। इससे ज्यादा जब फ्रिक्शन का जो रिक्वायरमेंट हो जाएगा तो फ्रिक्शन कहेगा भाई मेरे औकात के बाहर है, तुमको जो करना है ब्लॉक करो, है ना, तब वो ब्लॉक स्लिप कर जाएगा। तो हम लोग इस कंडीशन को देख लेते हैं, इससे जो आंसर आएगा उसका उल्टा आंसर हो जाएगा। बोलो, इस कंडीशन से निकाल लेते हैं ओमेगा कितना होगा, टी कितना होगा, उससे ज्यादा समय पे वो ओमेगा ज्यादा हो जाएगा, वो स्लिप कर जाएगा। अब ये एफ कैसे निकालोगे, तो दोनों देखो, दोनों इस इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, स्क्वायर करके ऐड करिए। तो सुनिएगा जरा, स्क्वायर करके ऐड कर रहा है, ये कितना हुआ, एम स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर ओमेगा का पावर 4, और ओमेगा का पावर 4 कितना होगा, अल्फा का पावर 4 टी का पावर 4, प्लस इसको स्क्वायर कर रहे हैं, एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर एल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी। इसमें से कुछ कटेगा क्या, एक तो मुझे दिख रहा है m कटते हुए, एफ स्क्वायर होगा वहां पे, ओ सॉरी, ये तो स्क्वायर हुआ ना, तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर, तो एम स्क्वायर दोनों साइड से कट जाएगा। और कुछ कटेगा क्या, नहीं दिख रहा, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, उसको उधर भेज रहा हूं, एल स्क्वायर अल्फा का पावर 4 टी का पावर 4 इज इक्वल्स टू, सॉरी मतलब इज लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर, यहां जी स्क्वायर भी होगा, जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एल स्क्वायर, और ये वाला एल स्क्वायर अल्फा का पावर 4 डिवाइड में आ गया, और 4 इधर जाके इसका पावर 1/4 हो गया। मतलब t जब लेस देन इक्वल टू ये कंडीशन होगा तब स्लिप नहीं करेगा। आपसे पूछा कब स्लिप करेगा, तो ये वाले पार्ट का आंसर हो गया हमारा कि जब t का वैल्यू ज्यादा या बराबर हो, बराबर मतलब जस्ट वहां पे स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा, ये वैल्यू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एल स्क्वायर का पावर 1/4 अपॉन, ये पावर तो 1/4 ही है, अच्छा नहीं है 1/4, तो फिर ठीक है ऐसे ही लिख देते हैं, एल स्क्वायर अल्फा का पावर 1/4 होती है, ये हो गया टी, ये क्या हो गया टी। और आपसे ये भी पूछा था ओमेगा कितना होगा, तो ओमेगा कितना होगा अल्फा इंटू टी, ठीक है। तो किस ओमेगा पे स्टार्ट करेगा, जब टी का वैल्यू ये हो जाएगा तब ये स्लिप करना स्टार्ट हो जाएगा, उसी ओमेगा पे वो फेंका जाएगा। तो टी की वैल्यू ये ले लीजिए, तो टी की वैल्यू यहां पे पूछा था आल्सो फाइंड द टाइम एट व्हिच दिस हैपेंस, मतलब टी इज इक्वल्स टू यही, इसी पे ये हो जाएगा,
ठीक है, उसके बाद तो होना ही है, तो t इक्वल्स टू ये लिख देता है। अल्फा का देखो अल्फा का पावर 4 का पावर 1/4, तो अल्फा यहां बाहर बचेगा ना अल्फा से, और अल्फा t तो वो अल्फा अल्फा कट जाएगा, तो ये आंसर बेसिकली हो जाएगा म्यू स्क्वायर g स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर का होल पावर। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं ये क्वेश्चन? पक्का समझ पा रहे हैं आप अच्छे से? NUCM समझ गए कैसे इक्वेशंस लिखते हैं? ठीक है, अब हम लोग वर्टिकल सर्कल शुरू करते हैं। ये देखिए, ये था डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ये पार्ट किसका था? डायनेमिक्स का। इसमें मैंने ये वाला पार्ट से काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन इन्वॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क पावर एनर्जी ऑफ सर्कुलर मोशन। कुछ लोग डर रहे हैं, नहीं डरना नहीं है। चलिए अब हम लोग वर्टिकल सर्कल की बातों को रिकॉल करें, देखिए आप लोगों को कितना याद है। अगर आपको याद हो तो आप बोलते चलिएगा, ठीक है, गलत सही जो भी हो बोलते चलना। खाली बस इस बात का ध्यान रखना कि कुछ भी नहीं बोल देना है। अब मेरी ये मान्यता है कि आप लोग अभी अब मैच्योर स्टेज में आ गए हैं, तो कुछ भी बोलने से बचे, उन्हीं बातों का इस्तेमाल करें, उन्हीं शब्द का इस्तेमाल करें, उन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करें जिनके बारे में आपको क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो। मैं ये बोल रहा हूं, अगर कोई मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर दे कि क्या होता है बताओ, तो मैं बता सकता हूं। ठीक है, बस इन वर्ड्स से बचे, बाकी धूमधाम से बोलिए जो जो याद आ रहा हो। वर्टिकल सर्कल में क्रिटिकल वेलोसिटी कितना होता है? हाँ, अगर एक पार्टिकल हो, धागे से बंधा हो, कितना मिनिमम वेलोसिटी से फेंके कि ये इसको वर्टिकल सर्कल कर ले? √5 GL। ये थोड़ा बना नहीं अच्छे से, ये उतना ही ऊपर भी होगा। ये मिनिमम कितना होता है? √5 GL। ये रूट पूरे में है या उससे ज्यादा। ठीक है, अगर मैं √5 GL से फेंकूंगा तो जब ये यहां पहुंचेगा ना, तो इसका वेलोसिटी इससे 2 घट जाएगा, 2 घट जाता है। यहां हो जाता है √3 GL, यहां हो जाता है √GL, और वापस यहां आके √3 GL हो जाता है। अगर इस कंडीशन में टेंशन की बात याद करें तो यहां √5 GL है, तो यहां टेंशन 1 ज्यादा होता है 6 mg, और टेंशन 3 से घटता है। यहां 6 mg है तो यहां कितना होगा? 3 mg। यहां 0 होता है टेंशन, और ये कंडीशन होता है क्रिटिकल वेलोसिटी का। √5 GL को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी, क्योंकि ये कंडीशन होता है कि मैक्सिमम हाइट पे टेंशन क्या हो जाए? 0। T max 0 हो जाए, T max नहीं, T at maximum height। और यहां टेंशन वापस से 3 mg। ठीक है, अगर मैं फेंक दूं √6 GL से तो यही चलेगा। वेलोसिटी कितने से घटता है? 2 से। तो √6 GL से फेंकूंगा तो यहां कितना होगा? √4, यहां √2 और यहां 4। टेंशन भी उसी तरह लिखेंगे, √6 GL से फेंके तो यहां टेंशन 1 ज्यादा हो जाएगा 7। अच्छा, ये कैसे ज्यादा हो रहा है? बस इक्वेशन लिख रहा है, यहां टेंशन T ऊपर mg नीचे, सेंटीमीटर फोर्स इक्वेशन लिख के टेंशन निकाल रहा है, सेम सब जगह करके। तो टेंशन 3 से घटता है, ये बात याद रखना है। तो मैं एक जनरल बात लिख देता हूं कि अगर V जो है वो √n GL है, कितना है? और n पे क्या कंडीशन लगा दूं कि n 5 या 5 से ज्यादा है, तो टेंशन होगा n+1 mg। ठीक है, यहां जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा? n-2 GL का रूट, और यहां वेलोसिटी कितना होगा? n-4 GL का रूट। ठीक है, यहां टेंशन कितना होगा? n-2 mg, और यहां टेंशन कितना होगा? n-5 mg। और ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है इस पे मिनिमम टेंशन होता है, और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है उस पे, और अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन का रेशियो क्या होगा, क्योंकि इसमें भी सवाल पूछे आते हैं सीधा सीधा। एक बार आईआईटी ने बोला था कि मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का रेशियो इतना है, तो बताइए कितने स्पीड से फेंके होंगे? तो एन निकल गया, यहाँ पे 2 mg। ये केस से ज्यादा इंपॉर्टेंट बाकी केस है। दूसरा केस है कि अगर ये पार्टिकल हो और मैं इसको वेलोसिटी दूं
जो कि वेलोसिटी √2gl या उससे कम है। तो अगर आप √2gl देंगे तो ये यहां तक जाएगा, यहां जाके इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अगर √2gl से कम देंगे तो वो कुछ यहां तक जाएगा, यहां पहुंच के इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और ये क्या ऑसिलेट करेगा? सिंपल पेंडुलम, एसएचएम नहीं, सिंपल पेंडुलम जैसा। और वो सिंपल पेंडुलम एसएचएम होगा अगर ये एंगल 30 डिग्री तक हो, 30 डिग्री तक वो एसएचएम होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये √2gl है, कंफ्यूजन हो जाता है, ये √3gl यहां याद रखता है, वो इस केस में था। ठीक है, और अगर आप √2gl से ज्यादा वेलोसिटी, अगर आप √2gl से ज्यादा दे रहे हो और √5gl से कम दे रहे हो, तो ये कुछ यहां जाएगा, यहां पहुंच के ये जो धागा है ना, इस धागे में टेंशन 0 होता है। पॉइंट्स पे ध्यान देना है। इस केस में क्या 0 हो रहा था? वेलोसिटी, टेंशन नहीं। इस केस में यहां पहुंच के टेंशन 0 होता है, वेलोसिटी रहता है। क्योंकि टेंशन 0 हो जाता है तो धागा स्लैग कर जाता है, धागा सिकुड़ जाता है। अब ये फ्री फॉल में मोशन करता है, और ऐसे मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, और ये इसका बाकी पार्ट प्रोजेक्टाइल होता है। ठीक है, इस मोशन को आप 3 भाग में बांट सकते हैं। अगर मैं पूछूं कि यहां से इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट वो कितना जाता है, ये फेमस सवाल है, अभी मैं पूछूंगा भी कोई वैल्यू दे करके, तो इसको आप 3 भाग में बांट सकते हैं। पहले तो ये वाला हाइट जो कि लेंथ के बराबर है, दूसरा ये वाला हाइट जो कि कितने के बराबर होगा, अगर मैं इसको L कहूं, इसको थीटा कहूं, तो ये कितना हो जाएगा, और फिर ये वाला हाइट जो कि इस वाले प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट है। अगर इस रेफरेंस को देखें तो इस रेफरेंस से इस वाले प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, पक्का? तो एक सवाल ये कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से वर्टिकल सर्कल पे आपकी पकड़ हो जाएगी। तो चलिए, सवाल ये है, थोड़ा सा मैं यहां बना रहा हूं, ये सीलिंग है, ये वो पार्टिकल है, इस धागे का लेंथ है 2 मीटर, और इस पार्टिकल को मैंने थ्रो किया है √70 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, आपको बताना है फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द लेवल ऑफ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। फ्रॉम द लेवल ऑफ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ट्राई कीजिए। चलिए, अब इस सवाल पे आए थे हम लोग। पहले तो आप ये देख लो कि ये वेलोसिटी किस रेंज में लाई करता है, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, √g का वैल्यू 10 होता है, l की जगह 2 है, तो gl लिख दिए, तो 20 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 70 आ जाए, 3.5, मतलब ये √3.5 gl है। तो ये इसी वाले थर्ड केस में है, √2gl से ज्यादा है, √5gl से कम है। इसका मतलब ये पार्टिकल यूं करके जाएगा और कुछ यहां पहुंच के ये जो धागा है इसमें टेंशन क्या हो जाएगा, 0। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा दे रहा हूं। यहां इसका वेलोसिटी ये होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा। अब मैं आपको यहां पे स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूं, आगे से हो सके तो आप ये स्टेप भी ध्यान में रख सकते हैं। इस पॉइंट हम लोग पॉइंट ए कहा करेंगे, ध्यान से देखिए गौर से। ये एंगल को अगर मैं थीटा कहूंगा तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल भी कितना होगा, नहीं, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा ना। अच्छा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला 90 माइनस थीटा, ये वाले की बात करते हैं हम लोग। तो ये वाला कितना होगा, थीटा। तो अगर ये L है तो ये वाला लेंथ हो जाएगा L cos थीटा।
और इसके बाद ये इस तरह से प्रोजेक्टाइल पाथ पे जाएगा और यहां गिरेगा, ये वाला वो मैक्सिमम हाइट होगा। तो यहां पे प्रोजेक्शन स्पीड आप समझ सकते हैं v है, और कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किए हैं, थीटा पे। तो प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट तो हम लोग जानते ही हैं, एच मैक्स कितना होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो यहाँ पे खाली ये हो जाएगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। आपको क्या निकालना है कि इस पॉइंट से, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट कितना होगा। तो l प्लस l cos थीटा प्लस v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो l तो पता ही है, l cos थीटा के लिए थीटा पता होना चाहिए, और थीटा पता हो जाएगा, v पता हो जाएगा, तो h मैक्स पता हो जाएगा। मतलब आपको दो काम करना है, पहला काम थीटा पता करना है और दूसरा काम v पता करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट कि इस a पॉइंट पर सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन लिखेंगे। पहला काम क्या करेंगे, a पॉइंट पर सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन लिखेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन एट a पॉइंट पे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन लिख देते हैं। ठीक है, आपको लिखने आता है सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन, या तो टेंशन है नहीं, एक ही फोर्स लग रहा है mg, और वो कैसे लगेगा, यूं करके mg का अधिकतर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। देखिए थीटा है ना ये, तो कितना हो जाएगा mg cos थीटा। तो सेंटर की तरफ फोर्स हो गया mg cos थीटा, ये हो गया सेंटर की तरफ फोर्स इज इक्वल्स टू m v स्क्वायर बाय r, r की जगह यहां l लेंथ, तो m कट गया, v स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, gl cos थीटा। ये हो गया हम लोग का पहला इक्वेशन। क्लियर है ये बात। दूसरा हम लोग इस पॉइंट का नाम देते हैं b, a और b पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम लिखेंगे। यहाँ पे कितने फोर्स लग रहा है, mg और टेंशन। टेंशन तो वर्क करेगा नहीं क्योंकि वो तो सेंटर की तरफ लग रहा है, मोशन परपेंडिकुलर हो रहा है उसके। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम कहां एट a एंड b। मैकेनिकल एनर्जी में दो आता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी एट a प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट a इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट b प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट b। और पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हम लोग इसको रेफरेंस मान लेते हैं। चलिए काइनेटिक एनर्जी एट a पे काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ m v स्क्वायर, वहां का जो वेलोसिटी है। पोटेंशियल एनर्जी एट a, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां से यहां तक का हाइट लिखना पड़ेगा, mgh होता है पोटेंशियल एनर्जी, तो mg l कॉमन 1 प्लस cos थीटा। काइनेटिक एनर्जी एट b पे काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू 70, और पोटेंशियल एनर्जी एट b कितना हो गया, 0। तो उसको देखने का जरूरत है नहीं। आप देखो m कट गया, और 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 2gl इंटू 1 प्लस cos थीटा। तो आप 1 से भी मल्टीप्लाई ही कर दो, तो 2gl cos थीटा इज इक्वल्स टू 70। और अगर आप देख सको तो gl cos थीटा ये हम लोग को पता है किसके बराबर है, v स्क्वायर के। तो gl cos थीटा को हम लोग क्या लिख दें, v स्क्वायर। तो ये हम लोग का हो जाएगा 2v स्क्वायर, अच्छा सॉरी 3v स्क्वायर हो जाएगा। ये तो 2v स्क्वायर हुआ, ये भी v स्क्वायर, तो 3v स्क्वायर 2gl, तो 2 इंटू g20, l था 240, हो जाएगा 30। तो v हो गया 3 से कट के ये 10 रूट 10 मीटर पर सेकेंड, 3.14 होता है अप्रोक्सीमेटली। तो अगर वेलोसिटी पूछता वहां पे तो ये हो जाता। हम लोग को रूट 10 ही लिखना है क्योंकि आगे v स्क्वायर का यूज करना है। अच्छा, इसको यूज करके हम लोग cos थीटा भी निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 10, gl ये हो गया 20 cos थीटा, तो cos थीटा हो गया 1/2, तो थीटा हो गया 60 डिग्री। तो अब हम लोग ये वाला h max भी निकाल सकते हैं। h max कितना हो जाएगा, v स्क्वायर, तो v स्क्वायर हो गया 10 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 60 होता है √3/2, स्क्वायर करेंगे तो 3/4/2g मतलब 20, तो ये हो जाएगा 3/8 मीटर। तो अब लिखिए हेंस
मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, ये कितना हो जाएगा, ये वाला हो गया 2 मीटर प्लस L cos थीटा, तो वो हो जाएगा 1 मीटर, क्योंकि cos हाफ है तो ये हो जाएगा 1 मीटर प्लस वो वाला हो गया 3/8, तो ये हो जाएगा 27/8 मीटर। ठीक है, तो वर्टिकल सर्कल में इतनी बातें काफी है। मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क पे दे रहा हूं, अगर वो बन जाए तो बढ़िया, ऐसे अगले क्लास में मैं उनको डिस्कस कर दूंगा, और फिर हम लोग एसएस क्रोटोव के 2 सवाल आज कर लें। हर दिन हम लोग 2 सवाल एसएस क्रोटोव पे करेंगे। ठीक है, आज के 2 सवाल बहुत आसान हैं, उनको जल्दी से करें। पहले इसको लिखिए, तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग वर्टिकल सर्कल क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो मैं 2 सवाल आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसको मैं अगले क्लास में डिस्कस कर दूंगा। पहला सवाल है कि एक यूं करके हेमिस्फेयर है, ये एक स्मूथ हेमिस्फेरिकल डोम है, स्मूथ हेमिस्फेरिकल डोम है, और यहां से एक ब्लॉक को u वेलोसिटी दिए हैं। ठीक है, और कंडीशन है कि ये u का वैल्यू लेस देन इक्वल टू रूट जी आर, मतलब लेस देन रूट जी आर, क्योंकि रूट जी आर या उससे ज्यादा देंगे तो ये वहीं से पहुंच जाएगा। तो अगर रूट जी आर से कम है तो ये कुछ यहां करके आएगा और यहां जाके कूदेगा, यहां जाके ये इसको छोड़ देगा, विल लीव द हेमिस्फीयर। तो आपको ये बताना है कि ये एंगल कितना है। हालांकि बहुत लोगों को तो आंसर याद होगा, क्योंकि मैंने आपको ये भी कहा था कि इस आंसर को याद रखना है। याद है किसी को? cos theta is equals to u square plus 2gr by 3gr। और इसमें एक केस और था, इसमें ये बताना है, हाँ, डिस्कस, ये थीटा निकालना है, सवाल में क्या है, डिस्कस एट u0। तो अगर u0 हो जाएगा तो u0 पुट कर देंगे, तो cos थीटा हो जाएगा 2/3, तो थीटा हो जाता है 48 डिग्री। इसका एक मतलब है, देखिए इस सवाल को आईआईटी ने पूछा था, कैसे पूछा था, आईआईटी ने क्या कहा था, एक रिंग दे दिया था, मतलब एक रिंग दे दिया था, और कह रहा था उसमें एक बीड चल रहा है, तो बताइए बीड पे नॉर्मल किधर रहेगा। तो सोच के देखिए, जब ये 0 से 48 डिग्री यहां से रिलीज किए थे, 0 से 48 डिग्री तक तो वो इधर मोशन कर ही रहा, इधर की तरफ चिपका रहेगा, तो चिपका रहेगा, इसलिए नॉर्मल इस पे अवे रहेगा। लेकिन जब ये 48 के बाद चलेगा तो इसका तो टेंडेंसी था कि 48 पे कूद जाना था, लेकिन बीट तो उसमें फंसा हुआ है, तो वो कूदेगा तो उसका आउटर वाला, इनर वाला सरफेस उधर टच हो जाएगा, इसलिए नॉर्मल इधर रहेगा। ठीक है, नॉर्मल का वैल्यू चेंज हो जाता है, 48 के बाद चेंज हो जाता है। तो एक ये सवाल होमवर्क में है। दूसरा सवाल एचसीवी के वर्कड आउट एग्जांपल का फेमस सवाल है, जिसमें एक सवाल में नानी या ना याद आ जाए तो मजा ही क्या। और वर्मा जी हर चैप्टर में कोशिश किए हैं कि एक आध सवाल तो मैं ऐसा दे ही दूंगा। तो सवाल ये कि एक पार्टिकल को यहां से फेंके v0 से, कितने से, v0 से, ये लेंथ l है, इस तरह से फेंके कि ये पार्टिकल यूं करके जाता है, यहां पहुंचता है, और इस A पॉइंट पे पहुंच के टेंशन क्या हो जाता है, 0। इसके बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जीक्यूट करता है, और वो प्रोजेक्टाइल यूं करके इसी से पास कर जाता है, इसी पॉइंट से, O से। ठीक है, मतलब ये प्रोजेक्टाइल जो है passes through point of suspension। आप चिंता ना करें, मैं डिस्कस कर दूंगा, लेकिन आप ट्राई करके जरूर है। तो बताना ये v0 कितना होगा, और इसका आंसर होता है शायद √GL × 2 + √3 होता है।
एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, किसी के पास HCV है अभी? एक बार चेक कर लो, इसका वर्कड आउट एग्जांपल में ये मिल जाएगा। ये V नॉट होता है अंडर रूट GL इंटू 2 प्लस रूट 3। वर्कड आउट एग्जांपल का सबसे आखिरी सवाल है वर्क फॉर एनर्जी में। हाँ, वर्क फॉर एनर्जी में चाहिए ना, अंडर रूट GL इंटू 2 प्लस रूट 3। ठीक है, तो ये दो सवाल आपके होमवर्क में है, इसको करके आइए। क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। तो चलिए हम लोग श्री गणेश करते हैं एसएस क्रोटोव का। तो लिखिए पहला सवाल 1.1, कहीं डाल लीजिए एसएस क्रोटोव क्वेश्चन 1.1। मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, आप लिखिए मेरे साथ। अ बॉडी विथ 0 इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि आपको लैंग्वेज समझना है। एसएस क्रोटोव मॉस्को यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं, रशियन फिजिसिस्ट हैं, तो थोड़ा सा लैंग्वेज भी वो उसी तरह से डालेंगे। ठीक है, इन जनरल ये सब बुक क्रेस्निक हेलिडे थोड़ा सा इस बात के लिए फेमस है कि उनमें जो टिंच होता है, लैंग्वेज होता है, थोड़ा सा उधर का होता है। तो हम लोग को वर्मा जी का लैंग्वेज पढ़ने का आदत है, शर्मा जी का पढ़ने का आदत है, पांडे जी का पढ़ने का आदत है ना? समझ रहे आप? वर्मा शर्मा पांडे कौन है? वर्मा जी हो गए हैं अपने इसमें, हाँ, BM शर्मा सिंगेज वाले और देसी पांडे, हाँ, वेरी गुड। तो इरोडोव, क्रोटोव ये सब थोड़ा सा अलग लगता है। खैर, अ बॉडी विथ 0 इनिशियल वेलोसिटी, a body with 0 initial velocity moves down, moves M-O-V-E-S, moves down an inclined plane, moves down an inclined plane, moves down an inclined plane from a height h, from a height h, from a height h, and then ascends, and then ascends, ascends, A-S-C-E-N-D, ascend मतलब ऊपर जाना, and then ascends along the same plane, and then ascends along the same plane with an initial velocity, with an initial velocity such that it stops at the same height h. It stops at the same height h. Full stop. In which case is the time of motion? In which case is the time of motion longer? In which case the time is the time of motion longer? इसमें थोड़ा सा एक बात क्लियर नहीं किया है, तो हाइफन देखिए, ए पार्ट लिख दीजिए, inclined plane is smooth, और सेकंड में inclined plane has friction। मतलब दोनों केस लेके डिस्कस करना है। इसमें ये बात तो क्लियर नहीं किया गया। हालांकि ये बुक जो है इंडियन ओलंपियाड के लिए, रशियन ओलंपियाड जो होता था उसके लिए बनाया गया था, तो वहां पे क्वेश्चन में आपको एज्यूम करना होता था कि दोनों केस लेके बनाइए, दोनों केस को पूरा सब्जेक्टिव डिस्कस करना होता था। इसलिए मैंने जानकारी के लिख दिया। अभी जो नया बुक आता है सर, उसमें ऑब्जेक्टिव भी लगते हैं, 4 ऑप्शंस हैं। तो स्मूथ में टाइम क्या होगा वो लिखा हुआ है एक दो ऑप्शन में, और फ्रिक्शन में टाइम्स में क्या रिलेशन होगा ये लिखे हुए 2 ऑप्शन में। लेकिन मेरे पास सब्जेक्टिव वाला इसमें ऑप्शन नहीं है। आप ट्राई करो, 2 मिनट का समय आपके पास, 2-3 मिनट का। अच्छा ठीक है, तो ये पहला सवाल, और एक और सवाल मैं होमवर्क दे दे रहा हूं, आप अभी इसको बनाइए, अगले क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। 1.2 जो है एसएस क्रोटोव का, ये इजी है, आप ये 1.2 भी लिख लो। ठीक है, आप बना के आइएगा पहला सवाल और ये दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आसान है, दूसरा सवाल मैंने काइनेमेटिक्स के क्लास में भी कराया है ऐसा सवाल, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग सब लोग ये कर लेंगे। दूसरा सवाल बहुत इजी है, बहुत इजी, मतलब जो पहला सवाल है उससे तुलना में बहुत इजी है। लिखो, बेसिक सवाल है। 1.2 लिखो। एट ए डिस्टेंस L is equals to 400 meter. At a distance L is equals to 400 meter from the traffic lights.
from the traffic lights, comma, brakes are applied to a locomotive. Brakes are applied to a locomotive moving at velocity. Moving at velocity 54 km per hour. Moving at velocity 54 km per hour. Full stop. Determine the position of locomotive. अच्छा डिटरमिन होता है कि डिटरमाइन होता है? डिटरमाइन, अरे दोनों में अलग अलग होता है. डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द लोकोमोटिव. Determine the position of the locomotive relative to the traffic light. Relative to the traffic light 1 minute after the applications of brake. 1 minute after the applications of brake. If its acceleration is minus 0.3 meter per second square. If its acceleration is minus 0.3 meter per second square. और मुझे उम्मीद है आप लोग सब ये बना लेंगे. आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है. तो चलिए इन 4 क्वेश्चंस होमवर्क में रहे आपके, इसको सफिशिएंट समय दीजिए और उसी के साथ फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. हैव अ ग्रेट डे.